नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। अब हम स्पर्म्स के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। सो टिल स्पर्मेटिड्स स्पर्म्स आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर। स्पर्मेटिड्स तक स्पर्म्स का जो स्ट्रक्चर था वो स्फेरिकल था एंड आफ्टर दैट इट फॉर्म टेडपोल लार्वी लाइक स्ट्रक्चर। और जब स्पर्मेटिड से स्पर्म्स में डेवलपमेंट होता है सो ये टेडपोल लार्वी लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाते हैं। सो हाउ द स्पर्म look like after spermiogenesis, now we will discuss here. So spermiogenesis के बाद जब spermatid से sperm form होते हैं so sperm का structure कैसा दिखाई देता है वो हम यहाँ पर discuss करेंगे। So the sperm is the male gamete. Yes, we know that sperm male gamete है, it is motile and microscopic elongated cell. ये motile होता है, move कर सकता है and microscopic structure है, elongated cell है। It is divisible into three parts, that is head, middle piece and tail. So basic important part जो sperm के structure में है that is the head region, neck region, middle piece and tail. We will discuss each part one by one. So head region, the sperm head is oval in shape and contains haploid nucleus. सो स्पर्म का जो हेड होता है हेड रीजन में एक हैप्लॉयड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। यस, यू कैन सी हैप्लॉयड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। अबव द न्यूक्लियस देयर इज अ कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज एक्रोजोम। सो न्यूक्लियस के ऊपर एक कवर्ड कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं एक्रोजोम। And this acrosome is formed by Golgi complex. ये जो acrosome है ये Golgi complex से form होता है। This acrosome formed by Golgi complex. Acrosome contains hydrolytic enzymes, hyaluronidase and proteolytic enzyme like zona lysines and corona penetrating enzyme. So यहाँ पे जो acrosome region है यहाँ पर hydrolytic enzymes present होते हैं, hyaluronidase and proteolytic enzymes like zona lysines, corona penetrating enzymes present होते हैं। सो ये एक्रोजोम जब ओवम को पेनिट्रेट करता है सो ये एंजाइम्स उनमें हेल्प करते हैं। जैसे जोना लाइसिन एंजाइम जोना पेलिसिडा को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करता है। यस, सो these enzymes play a very important role जब ये sperms penetrate करते हैं ovum को। So here you can see head region. So head region में यहाँ पे हमें haploid nucleus दिखाई दे रहा है। Yes, and front में ये covered होता है ये structure से जिसे हम acrosome कहते हैं and this acrosome is very important part. Yes, because it has some special enzymes. स्पेशल एंजाइम्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं विच पेनिट्रेट द मेम्ब्रेन ऑफ द एग और ओवा ऑफ द फीमेल ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन के समय यहाँ पे जो एक्रोजोम में स्पेशल एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं ये ओवा के मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करते हैं फर्टिलाइजेशन के समय। एंड नाउ कम्स टू द नेक रीजन। हियर यू कैन सी नेक रीजन। सो नेक रीजन में यहाँ पे सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। Now next is neck region. So here it is very short region having two centrioles, that is proximal centriole and distal centriole. So you can see here two centrioles, like here this is the proximal centriole and this is distal centriole. So fertilization के समय जब मेल स्पर्म एंड ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है तो ये स्पर्म अपना सेंट्रियोल रिलीज़ करते हैं फीमेल के सेकेंडरी oocyte में, और जब सेकेंडरी oocyte में सेंट्रियोल रिलीज़ होता है देन सेकेंडरी oocyte डेवलप इनटू ओवम एंड देन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। क्योंकि फीमेल में सेंट्रियोल इज़ नॉट प्रेजेंट। यस, फीमेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता। सो इनके नेक रीजन में जो सेंट्रियोल होता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन दिस सेंट्रियोल पास टू द सेकेंडरी oocyte। यस, एंड देन दैट सेकेंडरी oocyte वो अपना मियोसिस टू कंप्लीट करता है एंड ओवम में कन्वर्ट हो जाता है एंड देन फर्टिलाइजेशन होता है मेल गैमीट का फीमेल गैमीट ओवम से। So this centriole play a very important role during fertilization. Now next is middle piece. Sperm का जो next part है middle piece है neck region के बाद it has an
axial filament surrounded by 10 to 14 spiral turn of mitochondria. Yes, so यहाँ पर middle piece में mitochondria is present. You can see here. Axial filament है, spirally coiled होते हैं यहाँ पर. So in the middle piece here many mitochondria is present and it produces energy. It produces energy necessary for the movement of sperm. So sperms के movement के लिए जो भी energy necessary होती है वो यहाँ से mitochondria produce करता है. मिडिल पीस रीजन में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है. M for middle piece, M for mitochondria. You can remember it well. So this middle piece have many mitochondria. You can see many mitochondria and it is the battery part of the sperm. Yes, इसे हम sperm का battery part कहते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ये बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करता है. एंड सो मेनी माइटोकॉन्ड्रियाज आर प्रेजेंट इन द मिडल पीस एंड इट हेल्प्स टू प्रोपेल द एंटायर स्पर्म. स्पर्म्स को आगे बढ़ने के लिए जो एनर्जी उनको चाहिए वो उनको यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है. सो दैट दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द बैटरी पार्ट ऑफ द स्पर्म. सो मिडल piece mitochondria, which is very important part and which helps to move the sperm. So sperms को move होने के लिए आगे उनको यहीं से एनर्जी मिलती है. Now the next part is tail. It is long, slender and tapering part containing cytoplasma and fine threads, that is axial filament. So tail region, you can see here, this is the tail region. ये एक long, slender, tapering, नीचे की तरफ you can see tapering part है. इनके अंदर cytoplasma present होता है and fine threads like axial filaments are present here. The axial filament arise from the distal centriole and travels throughout the length of the tail. So axial filament जो है, so axial filament ये arise होते हैं distal centriole से. Here you can see this is distal centriole, यहाँ से arise होते हैं and पूरे tail region में ये travel करते हैं. It is partly surrounded by plasma membrane, that is main piece. इनका जो main piece है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है एंड द पार्ट विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज एंड पीस. इनका जो ये एंड पीस है यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एब्सेंट. यस, सो हियर एक्सियल फिलामेंट इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये जो एक्सियल फिलामेंट है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है एंड इनका जो एंड पीस है यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन द एंड पीस. एंड दिस टेल इट हेल्प्स इन स्विमिंग फॉर स्पर्म. स्पर्म को स्विम करने में इनका टेल हेल्प करता है. सो इन दिस वे वी हैड स्टडीड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, जहाँ पे हमने देखा यहाँ पे 4 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स आर प्रेजेंट. हेड रीजन, नेक रीजन, मिडल पीस एंड टेल रीजन. हेड रीजन में हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. इसमें ऊपर की तरफ एक्रोसोम्स प्रेजेंट हैं जो कि अपने स्पेशल एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं जो कि एग को पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं. यहाँ पे नेक रीजन में सेंट्रियोल इज प्रेजेंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फर्टिलाइजेशन के समय. एंड देन हियर यू कैन सी मिडल पीस जहाँ पर कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है. ये एक बैटरी की तरह काम करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है स्पर्म्स को आगे बढ़ने के लिए. येस, it gives energy to sperm to move ahead. And here is the tail region which helps this sperm for swimming. So here during each coitus, हर एक coitus के समय अराउंड 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं. येस, सो आउट ऑफ दीज ओनली 1 फर्टिलाइज विद द एग. येस, सो यहाँ पे हर एक क्वाइटस के समय, सेक्स के समय 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स रिलीज होते हैं जिनमें से कोई भी सिर्फ एक ही स्पर्म एग को फर्टिलाइज करेगा. सो जितने भी स्पर्म्स रिलीज़ होते हैं उनमें से एटलीस्ट 60% जो स्पर्म्स हैं उनका शेप एंड साइज़ नॉर्मल होना चाहिए. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. उनमें से 40% जो स्पर्म्स होते हैं उनका मूवमेंट एकदम विगरस मूवमेंट होना चाहिए सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन के लिए. So this is all about the structure of sperm, and in the next lecture we will discuss about the process of oogenesis.